तो बच्चों अब अपन रिफ्रैक्शन जो अपना रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर चल रहा है उसका अपन थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने 2 पार्ट कर लिए हैं, एक तो रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया और एक रिफ्रैक्शन कंप्लीट किया। रिफ्लेक्शन जो पार्ट था उसके अंदर अपन ने मिरर के बारे में स्टडी की और उसके बाद जो सेकंड पार्ट था रिफ्रैक्शन, उसके अंदर अपन ने लेंसेज उनके बारे में बात की। ठीक है ना, अब थर्ड पार्ट है अपना डिस्पर्जन। पार्ट नंबर 3 है डिस्पर्जन, जिसमें कंप्लीटली अपना जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा प्रिज्म। यानी अब आप प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे और डिस्पर्जन एक नई फिनोमिनन हमारे सामने आएगी। तो आप समझ लें कि एक तरीके से हमारा एक तरीके से न्यू चैप्टर टाइप पार्ट नंबर 3 शुरू हो रहा है, डिस्पर्जन। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए आप, डिस्पर्जन। पर अभी मतलब बड़ा एक तरीके से लिख लो आप चैप्टर वाइज, चैप्टर की हेडिंग कैसे लिखते हैं वैसे डिस्पर्जन। पर अभी अपन डिस्पर्जन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन डिस्पर्जन को बाद में लेंगे। अपन सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं अपन सबसे पहले प्रिज्म। क्लियर, अपन डिस्पर्जन जो है उसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड portion of transparent refracting medium bounded by two plane surfaces inclined with each other। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? वेज शेप्ड होता है। वेज का मतलब ये इस तरीके का शेप्ड होता है, जो मैं बता देता हूं। ये जो ऐसा शेप होता है, कुछ इस तरीके का पार्ट होता है ना, ये प्रिज्म होता है। ये पूरा एक यूँ समझ लो, ये ट्रायंगल का पार्ट है और ये पूरा ऐसे लंबा लंबा आगे चल रहा है। ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है, ये एक प्लेन पड़ा है और एक ही प्लेन पड़ा हुआ। इस प्रिज्म को अपन नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं अपन D, E और F कह देते हैं। क्लियर, तो ये प्रिज्म है। प्रिज्म का जो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म का बेस होता है। क्या होता है? ये बेस होता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, अब देखें, ये बेस है पूरा, ये नीचे वाला जो है ना पूरा प्लेन, पूरा ये बेस होता है प्रिज्म का। ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, इसको भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये 2 प्लेन है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसको आप घुमा करके ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको उल्टा घुमा दोगे तो ये AD को, अगर आप AC को नीचे ले लोगे आप, तो ये वाला B वाला जो है पार्ट ऊपर आ जाएगा। मतलब इसको आप यूं नीचे रख सकते हो, उल्टा भी रख सकते हो ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, तो ये वाला जो प्लेन दिख रहा है वो जमीन पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो एक्चुअली प्रिज्म में 3 प्लेन होते हैं रियलिटी के अंदर, पर एक प्लेन नीचे चला जाता है, बेस बन जाता है, तो 2 प्लेन एक दूसरे से किसी एंगल पे ऐसे झुके हुए होते हैं। ये जो प्लेन है फर्स्ट और ये सेकंड जो प्लेन है, इनको अपन रिफ्रैक्टिंग प्लेन कहते हैं। और इन रिफ्रैक्टिंग प्लेन के बीच में जो ये एंगल होगा, इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म एंगल। ये प्रिज्म एंगल होता है। ठीक है, अब अपन जो डायग्राम बनाएंगे आगे, उसमें ये प्रिज्म का खाली ये आगे वाला पार्ट दिखाएंगे। यानी अपन ऐसे ट्रायंगल टाइप बनाएंगे, ये ABC, ये ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल होगा, ये है रिफ्रैक्टिंग फेस। इसको अपन कहेंगे रिफ्रैक्टिंग फेस। ये भी रिफ्रैक्टिंग फेस है। ठीक है, इसको आप चाहो तो यूं घुमा दोगे, तो ऐसे जैसे इसको ऐसे घुमा दोगे, तो घुमाने के बाद जो है भाई आप देखोगे B ऊपर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा। आपकी मर्जी हो जैसे इसको रखो, लेकिन जनरली हम जो डायग्राम बनाएंगे सारे, उसमें ये BC नीचे रहेगा। तो ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में या रिफ्रैक्टिंग फेस के बीच में जो ये एंगल होगा, इसको आप कहोगे प्रिज्म एंगल। तो आगे अपन प्रिज्म का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपन प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं, बाकी सबकी अपन डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। ठीक, द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये रिफ्रैक्टिंग फेस है एक, ये भी रिफ्रैक्टिंग फेस है। इस फेस से रिफ्रैक्शन होगा और इस फेस से रिफ्रैक्शन होगा, ये अपन आगे देखेंगे अभी। द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। भाई अगर इक्विलैटरल प्रिज्म होता है, इक्विलैटरल का मतलब सारे एंगल अगर सेम होते हैं, देन प्रिज्म एंगल जो है 60 डिग्री होगा। फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म
ये एंगल ए बी और सी तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। आपस में सारे के सारे प्रिज्म एंगल जो है वो इक्वल होंगे। अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, लेकिन उससे पहले अपन कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। देखिए आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, हेडिंग डाल दें आप, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। ये वाला जो है एक ट्रायंगुलर मतलब एक प्रिज्म है, एबीसी प्रिज्म है भाई, क्लियर। वैसे आप प्रैक्टिकल में देख भी लोगे प्रिज्म, और देखा हुआ 10th क्लास के अंदर आप सबने प्रिज्म। अब ये प्रिज्म है, एक एबीसी एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर ये लाइट जो है आ रही है, टकरा रही है, ठीक है। ये लाइट टकरा रही है, जो लाइट टकरा रही है इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू। क्या नाम दे दिया इसको? पी क्यू। इस पी क्यू को आप कहोगे इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जाएगी किधर, किस तरफ जाएगी? तो मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस पे मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये देखो ये नॉर्मल है, इसको याद रखना। इस फेस पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको आप आई कहोगे। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये रे देखो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, हवा से ग्लास के अंदर जा रही है, तो ग्लास में जाएगी तो ये है ना, जो रे ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल की तरफ, ये जा ऐसे रही थी, बट ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। अब नीचे आप मर्जी हो जितना झुका दो, मैंने तो इसको एकदम ऐसे कर लिया पैरेलल, ठीक है। आप चाहो तो ये ऐसे जा रही थी, थोड़ा हल्का सा नीचे कर लो, आप चाहो तो बहुत ज़्यादा नीचे कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। पर आपको इसको मोड़ना किधर है? टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ना है। ये ऐसे जा रही थी तो नीचे कर दो इसको, तो ये रे इधर की तरफ जा रही है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्यू आर दे देते हैं इसको नाम। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको आप R1 कह दो। क्या कह दो इसको? R1 कह देते हैं। आगे अभी डायग्राम बनाने वाले हैं वापस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जब इस सरफेस पे टकराएगी तो यहाँ पे अब किधर निकलेगी ये बाहर? तो इस सरफेस पे नॉर्मल किधर होगा? इस सरफेस पे नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का नॉर्मल होगा ऐसे इधर परपेंडिकुलर। ये देखो ये नॉर्मल है ना, सरफेस ऐसे है, ये परपेंडिकुलर जो होगा इसको नॉर्मल कहेंगे। तो अब आप देखो ये रे जो ऐसे बाहर निकल रही थी सीधी सीधी तो निकलेगी नहीं, इधर तो तब जाती जब उसका मीडियम चेंज नहीं होता, पर ये अब ग्लास से सीधा हवा में जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही थी, ये नीचे की तरफ मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी नीचे की तरफ? क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, तो ऐसे जाना था। नॉर्मल कौन सा है इसका? ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल से इसको दूर भेजना है, तो दूर कहाँ? ऊपर भेजोगे कि नीचे? नीचे भेजोगे, तो ये नीचे जाएगी इधर की तरफ। और ये आर एस जो है लास्ट, इसको कहोगे आप इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो है क्यू आर, ये रिफ्रैक्टिंग रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्लियर। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तो टर्म्स आपको दिख रही है। अब देखो जो मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये अगर प्रिज्म नहीं होता, देखो अच्छा ये इसमें अपन देखो मैं इमर्जेंट रे का किधर की तरफ मुड़ी, तो इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे जा रही थी इधर की तरफ, सीधी 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 ऐसे जा रही थी भाई, ऐसे जा रही थी, ये सीधी ऐसे जा रही थी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। प्रिज्म अगर नहीं था तब ये रे ऐसे सीधी जा रही थी, बट जैसे प्रिज्म को रखा आपने तो ये इमर्जेंट रे की फॉर्म में ऐसे बाहर निकली इधर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई रे प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये जो प्रिज्म का जो बेस है ना, ये नीचे वाले पार्ट क्या होता है? बेस। बाहर निकलते टाइम ये रे जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो वो बेस की तरफ मुड़ेगी। किसकी तरफ मुड़ेगी? बेस। यानी ऐसे नहीं होगा कि रे आएगी ऐसे और आप जब बाहर निकालना है आपने यूँ मोड़ दिया और आप उधर ऊपर की तरफ भेज दो आप, नहीं, रे हमेशा बेस की तरफ आएगी, नीचे की तरफ मुड़ेगी। जब भी रे प्रिज्म से पास होगी तो ये रे आपके ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई। अब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है। आपको पूछे कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में कितना एंगल होगा उसको पता करो, तो भाई देखो ये वाली रे तो ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही थी, ये दोनों कहाँ कट करेगी? एंगल तो वही बनता है जहाँ दो रे कट करती है। तो इसको है ना पीछे बढ़ाओ, आप पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों यहाँ मिल रही है, दिख रहा है ना, यहाँ पर मिल रही है। तो ये है इमर्जेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। ये दोनों भाई कहाँ काट रही है? इस पॉइंट पे, और यहाँ पे दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये इंसिडेंट की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन है, ऐसे इंसिडेंट भाग रही थी और ऐसे भाग रही इमर्जेंट। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है इसको डेल कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये डायग्राम बना दो, वैसे तो अभी हम बना रहे हैं, सिस्टमेटिकली बना रहे हैं, पर फिर भी आपको एक बार ये डायग्राम बना देना है। तो ये डेल जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन जब भी पूछा जाता है तो आपके इंसिडेंट और लास्ट जिस रे को, जो रे जहाँ से बाहर निकल रही है लास्ट एंड फाइनल, उसकी दोनों की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से डिनोट करते हैं, इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
इमर्जेंट रे, इस ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन हो गई। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये आप डेफिनेशन समझ में आ गई। और वैसे अब अपन यूज़ कर रहे हैं, अब भाई अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, प्रिज्म फार्मूला। यानी अब अपन डिटेल में बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो इसलिए आप एकदम अवेयर हो जाएं, फुल कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ रहा है। जैसे हमने एक लेंस मेकर फार्मूला डेराइव किया था, वैसा वैसा अपन एक प्रिज्म फार्मूला डेराइव कर रहे हैं। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक दो बार नहीं, कई बार। और क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आए हुए हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा करके देख लेना। न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़नी, एक बार पढ़नी, पर डिटेल से उसको ढंग से पढ़ लेना, ताकि कुछ छूट नहीं जाए हमसे। फिर जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और दिखता है कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें कवरअप कर लेनी चाहिए उस टॉपिक के साथ ही। तो अपन यही कर रहे हैं कि अपने हर लेक्चर के अंदर अपन उस टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं, इवन टॉपिक को डिटेल से पढ़ रहे हैं, और उसके सारे जो है सारी तरफ की जो चीज़ें निकल के आ रही है उनको भी अपन कवरअप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं प्रिज्म फार्मूला। तो हेडिंग डाल दो आप, प्रिज्म फार्मूला। पहले एक बार ये हेडिंग डाल दो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो अभी जस्ट हमने डाली थी। पर वहाँ तो आपको मैंने एक बार डायग्राम का कॉन्सेप्ट बताया था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। लेकिन अब अपन जो डेराइव करने वाले हैं वो प्रिज्म फार्मूला डेराइव करेंगे, प्रिज्म फार्मूला। क्लियर? तो पहले एक बार अपन डायग्राम बना देते हैं, क्या डायग्राम है, फिर अपन थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो लिखनी है वो लिख लेंगे। ये ABC एक प्रिज्म है भाई, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। और एक लाइट रे इस पे आ रही है, टकरा रही है, PQ है ना, P, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं Q। ये PQ इंसिडेंट रे है। क्लियर? यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हियर PQ जो है कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं हम, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में सब कुछ बता देते हैं और डायग्राम के नीचे ही बता देते हैं अपन, ठीक है। अब ये रे किधर जाएगी मुझे नहीं पता, तो मैं एक नॉर्मल खींच लेता हूँ। ये नॉर्मल है N। क्लियर? तो ये रे इधर जा रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। अब ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। ये प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ, वो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये इधर की तरफ मुड़ गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड रे Q, इस पॉइंट को नाम दे दो आप R, क्या नाम दे दो इसको, R नाम दे दो भाई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है जब बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी, तो मैं यहाँ पे वापस एक नॉर्मल बना देता हूँ, और ये दोनों नॉर्मल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको T नाम दे दो, ठीक है। तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होते टाइम कितना एंगल बना रही है, R2। अब इस सरफेस के लिए ये जो रे टकरा रही है, ये रे टकरा रही है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे टकरा रही है, इस सरफेस के ऊपर एंगल बना रही है R2। अब ये रे वापस से बाहर निकलेगी तो किधर जाएगी, तो अभी बताया गया ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ये ऐसे निकल जाएगी, और R और इसको S नाम दे देते हैं। तो ये जो QR है ये है आपके रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और RS कौन सी भाई, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। क्लियर? अब ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल का नाम है N डैश, और इसके साथ जो एंगल बनाएगी इसको आप कहोगे E एंगल ऑफ इमरजेंस। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीट एंड क्लीन डायग्राम है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ऐसे कैसे आपको साथ साथ डायग्राम बनाना है। डायग्राम जब भी बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मन में आए जैसे शुरू नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायग्राम बना दिया, पहले इमरजेंट रे बना देंगे, फिर ये बनाएंगे, ऐसे मतलब मन में आए जैसे, फिर बाद में कहीं लेबलिंग करेंगे ABC, उनको जैसे जैसे याद मतलब रटते हैं कि मेरे को अब ये चीज़ याद आई तो मैं ये लिख लूँ, अब ये चीज़ याद आई ये लिख लूँ। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको देखो, अगर पता करना है कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप डायग्राम उसी वे से बनाओ जैसे आप किसी को समझा रहे हो। जैसे मैं कैसे बना रहा हूँ, मैंने पहले प्रिज्म बनाया, प्रिज्म की लेबलिंग की, ABC लिखा पहले प्रिज्म, फिर मैंने इंसिडेंट रे को भेजा, क्योंकि इंसिडेंट आएगी तभी तो इमरजेंट बनेगी। तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, कि ये आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ये नॉर्मल आया, फिर रिफ्रैक्टेड रे इधर जाएगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, अब रेयर से डेंसर जा रही है तो इधर मुड़ेगी। तो पहले नॉर्मल बनेगा, फिर पहले इंसिडेंट रे बनेगी, फिर नॉर्मल बनेगा, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे बनेगी। तो आप बनाते हो तब डायग्राम को ऐसे बनाएगा, आप खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो खुद को ही, तब तो ये सही ढंग से है ना, पढ़ने का तरीका है, और इसका मतलब आप समझ रहे हो चीज़ों को। अदरवाइज़ आपको खुद को लग रहा है मैं तो डायग्राम में पहले ये चीज़ फिर मैं याद कर रहा हूँ अब आगे क्या आएगा,
तो इसका मतलब रट रहे हो आप, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी, बार बार उनको याद करना पड़ेगा, क्या मतलब खुद का ही टाइम खराब होगा और उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होंगे आप। इसलिए कोई भी चीज़ समझ करके पहले उसको अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद उसको कॉपी में लिखें, उसको बनाएं, अच्छे से देख लें एक बार, है ना। और जब भी उसको याद करते हैं तो ऐसे याद करें, खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये इमर्जेंट रे बना दी मैंने। अब ये इमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है और ये इंसिडेंट रे जो आ रही है, इन दोनों के बीच में मुझे एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। तो मैंने अभी बताया एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दो पहले आप, ये आगे बढ़ा दिया, और इमर्जेंट को पीछे खींच लो आप। ये इमर्जेंट को मैंने पीछे खींच लिया, ये पीछे खींच लिया मैंने, ठीक है। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया यू। क्या नाम दे दिया इसको? यू कह दिया। और ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर की तरफ, ये इंसिडेंट और ये इमर्जेंट जो जारी थी, ये तो सॉरी ये इंसिडेंट थी और ये इमर्जेंट थी, दोनों के बीच में ये एंगल बना जो इसको कहेंगे डेल। एंगल वहाँ बनता है जहाँ दोनों तीर भागते हुए होते हैं, ये और ये ऐसे भागने चाहिए टी पॉइंट पे, ठीक है। यूँ नहीं कि नीचे वाला कह दूँ मैं सर इसको नीचे वाले को भी तो कह सकता हूँ, नहीं, किसी पॉइंट पे एंगल तब बनता है जब दोनों तीर बाहर निकलते भागते हैं, ठीक है। इस पॉइंट इधर ये एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये अंदर आ रही है, ये ऐसे जा रही है इधर, तो इधर बाहर जा रही है, इधर जा रही है, ये एंगल होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एंगल को मैं कहता हूँ डेल, एंगल ऑफ डेविएशन डेल कह देता हूँ। ये डेल लिख लिया भाई मैंने, छोटा लिखा, आप डायग्राम को बड़ा बनाएं, पेज को कवर अप कर ले आप पूरे, कम से कम आधे पेज को तो कवर करें। बोर्ड में भी ऐसे ही करना, आपको डायग्राम को बड़ा बनाना है ताकि सारी चीज़ें दिख जाए, क्लियर मेंशन हो जाए। तो ये मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस है ना, डेल एंगल ऑफ डेविएशन, इसके बारे में अपन वैसे ही बात करेंगे। R1 R2 जो है रिफ्रैक्टिंग एंगल्स है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। ये N और NS जो है वो नॉर्मल है, ज़्यादा अपन लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं आप, तो ये डायग्राम के पास आप ये लिख लेना डायग्राम के नीचे। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। तो डेरिवेशन अपन जब स्टार्ट करेंगे तो इसको दो स्टेप में करेंगे, यानी दो पार्ट्स में करेंगे अपन। सबसे पहले है ना, मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ टू प्रूव I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल, ठीक है। ये चीज़ अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम में कई बार ये आता है, पूरा प्रिज्म फार्मूला नहीं पूछा जाता और फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है, प्रिज्म फार्मूला सेकंड पार्ट में आएगा। तो जनरली आपको खाली ये डेराइव करना है तो आप फर्स्ट पार्ट करें, और अदरवाइज प्रिज्म फार्मूला करना है तो फर्स्ट पार्ट प्लस आपको सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। तो अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब डेरिवेशन जो है भाई देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस डेरिवेशन को शुरू करना है तो आप ये चीज़ माइंड में रख दें कि मुझे पहले एक ट्राइंगल लेना है, फिर एक क्वाड्रिलेटरल लेना है और फिर एक ट्राइंगल लेना है। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ लिया आपने कि ट्राइंगल फिर क्वाड्रिलेटरल फिर ट्राइंगल, तो मेरे ख्याल से आप नहीं अटकोगे। ट्राइंगल कौन से लेने हैं, कौन सा ट्राइंगल लेने हैं आपको, लास्ट में ना डेल वाला ट्राइंगल आएगा, डेविएशन वाला ट्राइंगल आएगा, और पहले जो है ये R1 R2 वाला ट्राइंगल आएगा, R1 R2 वाला, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। डेल वाला सबसे लास्ट में आएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल लेंगे, फिर ट्राइंगल लेंगे। तो अब देखना, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है भाई QTR, फ्रॉम ट्राइंगल QTR, दिख रहा है ये ट्राइंगल QTR। इस ट्राइंगल को साफ देखो, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है भाई, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, दिख ही रहा है आपको। तीन एंगल कौन कौन से, एक तो ये एंगल है R1 है, ये R1 एंगल, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल है, ये R2 एंगल है, और तीसरा कौन सा एंगल है, तीसरा ये वाला एंगल है ये। तो इसको एंगल को खाली T लिखो या पूरा नाम दे दो QTR। मैं तो इस तीसरे वाले एंगल को लिख रहा हूँ QTR, और इक्वल टू होगा 180 डिग्री। देखो भाई अब ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी नहीं यार, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है मतलब होता है, लिखना है इसको, ठीक है। मैंने कहा था एक ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ट्राइंगल लेना है, तो ट्राइंगल तो मेरे ये आ गया। तो इससे मेरे QTR की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से ये पूरा इधर ले लो, पूरा यानी R1 प्लस R2 पूरा एक साथ मैंने इधर भेज दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने QTR निकाल दिया। अब बारी क्वाड्रिलेटरल की, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेंगे देखना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लूंगा भाई मैं, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल देखना AQTR, ये QTR जो अभी अपन ने ट्राइंगल लिया था ना, उसी ट्राइंगल को आपको क्वाड्रिलेटरल में बदलना है, बस A पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया। तो AQTR ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ। अब आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, देखो मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये A पॉइंट है, देखो आप ध्यान से, ये A पॉइंट है भाई, ये Q है, ये Q है ना, दिख रहा है ये Q, ये क्या है T, और ये क्या है R है। देखो ये रहा, ये R पॉइंट है,
और ये ऐसे मिल रहा है। आपको पता है ये क्या था, ये चीज़ क्या थी, ये टी पॉइंट पे कौन मिल रहे थे, ये दोनों नॉर्मल मिल रहे थे। देखो ये नॉर्मल था, ये एन वाला नॉर्मल और एन डैश वाला नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल तो मिल रहे हैं टी पे। अच्छा नॉर्मल का मतलब है इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। नॉर्मल तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी नॉर्मल था, तो ये भी कितना एंगल बना रहा है 90, यानी ये दो एंगल तो 90 डिग्री है भाई। ठीक है, इस ए एंगल को मैं नाम ए ही दे देता हूँ, दिख रहा है ना, ये एंगल ए है, ऊपर वाला एंगल ए क्यू टी आर, मैंने पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल ए है, ये भाई नॉर्मल है एन वाला जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, और ये एन डैश वाला नॉर्मल है, ये सरफेस के साथ इधर 90 बना रहा है, वो उधर 90 डिग्री बना रहा है। एंगल टी के बारे में हमने निकाल दिया इसको। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल कौन कौन से भाई, ये बनाना मत हो, मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया, बाकी बनाना अच्छा हो तो इसको साइड में बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना, इतनी बेफालतू चीज़ें भी नहीं करनी है ताकि टाइम खराब हो। तो चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। चार एंगल कौन कौन से, ए एंगल प्लस ये एंगल कितने डिग्री है भाई 90 डिग्री, प्लस ये एंगल जो है इसको मैं नाम देता हूँ क्यू टी आर, प्लस और ये लास्ट वाला एंगल है 90 डिग्री। चारों एंगल आ गए भाई 1 2 3 4 एंगल, और चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो मैं यहाँ 360 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, अब A प्लस क्यू टी आर 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री को 360 में से माइनस कर दो तो कितना रह गया 180 डिग्री। अब मैं क्यू टी आर की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, पुटिंग 1, A प्लस क्यू टी आर की वैल्यू कितनी है 180 माइनस R1 प्लस R2 और इक्वल टू है 180 डिग्री। ये 180 से 180 कट गया भाई, अब रह गया A माइनस R1 प्लस R2 और सामने जीरो है, इसको उठा के उधर ले लो आप, तो आपके A की वैल्यू कितनी आ गई R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कई न्यूमेरिकल्स में हमें ये काम आएगा ये, तो ये तो लर्न भी रखना। A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, A और R1 R2 में क्या रिलेशन है, ये A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, जो न्यूमेरिकल्स में कई जगह हम डायरेक्ट इसको काम में लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा रफ कर लेता हूँ और आगे अब आपको बताया गया पहले ट्रायंगल लेना है, फिर क्वाड्रिलेटरल लेना, फिर एक और ट्रायंगल लेना, और अब लास्ट हमारा डेल वाला ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, पर उससे पहले आप एक बार एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, द एंगल बिटवीन, हालांकि पहले लिख लिया अपन, फिर भी अपन को एक बार लिखनी है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called एंगल ऑफ डेविएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं ये लिख लेता हूँ जो आपको बताया गया है। ठीक है, मैंने एक बार वो रफ कर दिया, पूरा लिखा हुआ, आप तो कॉपी में नोट डाउन कर ही रहे हो, बिना नोट डाउन किए हुए तो समझ में आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम खराब करना है, साथ साथ लिखते भी रहना कॉपी में। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल में ट्रायंगल ले रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है डेरिवेशन। इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाल दिया था, A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब नाउ एक ट्रायंगल और ले रहा हूँ मैं, और इस ट्रायंगल का नाम जो है अपना फाइनल वाला ट्रायंगल रहेगा QUR वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब भाई ये तो बहुत कॉन्शियस से देखना है, इसको समझना है, अदरवाइज तो कंफ्यूज है इसके अंदर तो अपन। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एक बार बना देता हूँ, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है ये भाई। ठीक है, और ये जो है ये देखो, ये जो लाइन थी ना, मैंने किसको बढ़ाया था, मैंने ये इंसिडेंट रे को बढ़ाया था, यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, वही तो थी इंसिडेंट रे, ये ऐसे आगे जा रही थी इंसिडेंट रे। और ये जो इमरजेंट रे को ही तो मैंने पीछे बढ़ाया था, यहाँ पे ये इमरजेंट रे थी, ये ऐसे पीछे बढ़ाया था मैंने इमरजेंट रे को, ये इमरजेंट रे जो जा रही थी इसको मैंने पीछे बढ़ाया था, और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, दोनों को किस एंगल पे कट कर रही थी, टी एंगल पे, और इसको आपने क्या नाम दिया था, डेल नाम दिया था डेल। अब डेल तो दिया, ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल निकालना है मुझे। ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री देखना क्या है भाई, आप देखो ये जो एंगल है ये वाला, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल, ये एन वाला है, और ये कौन सा है, एन डैश वाला है ना। देखो भाई ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन रहा था, आई बन रहा था, ये देखो आई एंगल बन रहा था। तो ये एंगल है, तो ये पिच, ये अपोजिट वाला, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल आई है, तो ये भी पूरा कितना होगा, ये पूरा आई होगा, पूरा एंगल आई है। तो ये एंगल आई है, तो ये पीछे वाला पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल ये आई होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है यार, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल आई बन रहा है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आगे जा रही है, ये नॉर्मल ऐसे आगे जा रहा है, ये दोनों नीचे यहाँ इस पॉइंट पे, सॉरी ये टी पॉइंट नहीं है भाई, यू पॉइंट है ये टी पॉइंट ये। ठीक है, तो एक्चुअली इंसिडेंट रे ये इधर की तरफ जा रही है,
ये इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है और ये इमरजेंट रे इधर की तरफ आ रही है, ये नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई होगा। ये नीचे वाले को आपने नाम दिया R1, क्या नाम दिया नीचे वाले को, R1, तो नीचे वाले को R1 दिया है, तो इस नीचे पूरा आई है, नीचे वाला R1 है, तो ऊपर वाला कितना रहेगा, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, पूरा आई है, नीचे वाला R1 है, तो ऊपर वाला रहेगा I माइनस R1, क्या रहेगा, I माइनस R1। देखो नहीं समझ में आया, एक बार वापस देखते हैं अपन। ये कौन सी रे है भाई, ये इमरजेंट रे, ये देखो इमरजेंट रे जा रही है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये नॉर्मल है, और इमरजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल था E, ये एंगल E है, तो ये पीछे वाला पूरा भी E होगा, ये E होगा, और नीचे वाले को आपने कहा R2, देखो ये R2 कहा हुआ है, नीचे वाले को R2 कहा है, तो ये पूरा E है, R2 को माइनस करोगे E में से, तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा E माइनस R2, क्या रहेगा, E माइनस R2, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये एंगल है ना, छोटा सा लिख रहा हूँ, आप भी लिखे इसको, ये तो है होगा I माइनस R1 और ये होगा E माइनस R2, ठीक है, ये एंगल आ गए। अब देखो, अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, क्लियर, इसको अपन लिख लेते हैं। देखो भाई, अगर वापस मैं एक बार बता देता हूँ, कई स्टूडेंट को हो सकता है नहीं समझ में आया, एक बार भूल जाओ इसको, वापस अपन ट्राई करते हैं इसको समझने की, यहाँ बड़े लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन सी रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये आ रही है ऐसे इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, और ये इमरजेंट रे कहाँ जा रही है भाई, ये इमरजेंट रे, ये देखो सीधी सीधी जा रही है इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे ऐसे सीधी सीधी जा रही है, ठीक है। दोनों कहाँ कट कर रही है, इंसिडेंट रे आगे बढ़ रही, इमरजेंट रे पीछे जा रही है, दोनों कहाँ कट कर रही है, यू पॉइंट पे कट कर रही है, इसको आपने कहा डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। और टी कौन सा पॉइंट है, यहाँ दूसरा नॉर्मल मिल रहा है, ये लो दूसरा नॉर्मल, एन डैश वाला नॉर्मल और एन वाला नॉर्मल जहाँ कट कर रहे हैं उसको टी कहते हैं, ठीक है। और ये बीच में एक लाइन खींची हुई, ये नीचे वाला एंगल R1 है, ये एंगल कितना है, R2 का हुआ आपने। अब देखो समझो इसको, बिल्कुल बेसिक सी ज्योमेट्री, 6th क्लास के बच्चे भी निकाल सकते हैं इसको। ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, I होगा। तो नीचे वाला अगर अब आपसे कोई पूछे भाई खाली ऊपर वाला एंगल बताओ, तो अगर नीचे वाला R1 है, पूरा I है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, I माइनस R1 होगा। ये पूरा एंगल E है, ये पूरा एंगल को अपन ने क्या नाम दिया है, ये इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को E नाम दिया है, तो ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये भी E होगा, और ये E होगा, तो नीचे वाला R2 है, तो ये ऊपर वाला एंगल क्या रह जाएगा, E माइनस R2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये डेल जो है इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल को, लास्ट एंड फाइनल ये ट्राइंगल है हमारा जिसकी बात कर रहे हैं हम, QUR। इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से बचे हुए हैं भाई, एक तो ये रहा I माइनस R1 और एक कौन सा E माइनस R2, ये वाला ट्राइंगल देखना है ना। इसके दो इंटीरियर एंगल है, एक ये है और एक ये है, E माइनस I मतलब I माइनस R1 और E माइनस R2, और वो एक्सटीरियर एंगल है डेल। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इंटीरियर इज नाउ फ्रॉम इस, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल है एक I माइनस R1 और दूसरा कौन सा भाई, दूसरा है E माइनस R2, ठीक है, और इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल है डेल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर मेरे ख्याल से। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बेसिक सी, वर्टिकल अपोजिट वाली मैंने प्रॉपर्टी ली, इसलिए ये आई था, ये आई, नीचे वाला R1 है तो ऊपर वाला रह गया I माइनस R1। ये पूरा एंगल E है तो उधर भी पूरा E होगा, नीचे वाला R2 है तो ऊपर वाला बच गया E माइनस R2। इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये I प्लस E और इस ये लो माइनस R1 प्लस R2, ये माइनस कॉमन ले लो भाई, मैं R1 प्लस R2 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। ये डेल, ये दोनों I लिख लिया मैंने, E लिख लिया, माइनस R1 माइनस R2 है, माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 रह गया। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू आपके पास पड़ी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या वैल्यू है देखो आप, इक्वेशन नंबर 2 में अभी मैंने बताया जस्ट, मैंने कहा इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे लिखा था मैंने। तो R1 प्लस R2 जो है वो आपके है A के इक्वल, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह आप A रख दो इक्वल टू डेल, और इसको आप इधर भेज दो, I प्लस E इक्वल टू आ गया A प्लस डेल। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाला है। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, ठीक है। अब अगर एग्जाम में खाली ये रिलेशन पूछे यहाँ तक फाइंड आउट करो तो आप ये कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों अब आप एक ये जो लास्ट अपना जो रिजल्ट आया है इसमें आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा आपको। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है, द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, देख रहे हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू
इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये आपको कई बार एग्जाम में ये डेराइव करने के लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ तक डेराइव करके फिर ये कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। अब अपन इसका आगे वाला पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट नंबर 2। अब अपन डेराइव करेंगे टू डेराइव प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो देखते हैं अपन प्रिज्म फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे आप, जैसे पहले आपने नॉर्मल के अलॉन्ग डाली 0 डिग्री एंगल, फिर इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहे हो। जैसे अगर आप आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आप इनिशियली देखोगे कि डेल की वैल्यू डिक्रीज होगी, डेल कम होता रहेगा। फिर जैसे जैसे आप आई इंक्रीज करते रहोगे, डेल कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू अटेंड कर लेगा। उसके बाद आप और भी अगर आई की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो उसके बाद आप देखोगे कि जो डेल की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू से वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर मैं आई और डेल के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसके बीच में, ये इधर तो ले रहा हूं मैं डेल एंगल ऑफ डेविएशन और इधर ले रहा हूं मैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप प्रैक्टिकल में भी करोगे ये, ठीक है। तो आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे पहले जो है जैसे जैसे आई इंक्रीज करोगे डेल की वैल्यू डिक्रीज होते होते मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगी, फिर उसके बाद वापस डेल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेल की वैल्यू कम हुई फिर वापस बढ़ना शुरू हो गई, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। और आप देखोगे आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, आई की कोई वैल्यू होगी, उस आई की एक वैल्यू के लिए आप देखोगे डेल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम होगी डेल की वैल्यू। मिनिमम डेविएशन कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, मिनिमम डेविएशन। तो एक आपको लिखना है, इफ वी इंक्रीज, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, द ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल विल बी एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ होगा, कैसा शेप है ये, पैराबोलिक ग्राफ होगा, क्लियर। अब जो मैं मेन चीज लिखना चाह रहा हूं वो है, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल विल बी मिनिमम होगा भाई, एट मिनिमम डेविएशन, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा तब क्या होगा। तो एक बहुत ही स्पेशल बात है कि जब आपके डेल की वैल्यू मिनिमम डेविएशन के इक्वल हो जाएगी, देन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये साफ कर लेता हूँ, डेल एम के इक्वल मिनिमम हो जाती है, देन R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ R, और I और E भी आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब मिनिमम डेविएशन होता है, ये देखो मिनिमम डेविएशन, बाकी तो हर एक डेल की वैल्यू के लिए 2 आई की वैल्यू होगी अलग अलग, लेकिन ये मिनिमम डेविएशन पे एक ही आई की वैल्यू होगी, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे डेल की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम जब डेविएशन होता है तो R1 और R2 दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, इक्वल टू R, और I और E भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब ये चीज़ अपन ऊपर वाले रिलेशंस में यूज़ करेंगे। तो आप एक बार इक्वेशन नंबर 2 देखें, फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 ये था R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो मैं R1 की जगह भी R लिख लूँ और R2 की जगह भी R इक्वल टू A। तो ये R और R ऐड होके कितने हो गए, 2R। इससे R कितना आएगा, A/2 आ गया, A/2, ये A/2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो भाई, 3 दे चुके आप, 4 दे दो इसको, क्लियर। और इक्वेशन नंबर 3 लो, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये ग्राफ बना दे आप। इसको मैं पूरे पार्ट को इसको रफ कर रहा हूँ। फ्रॉम 3 I प्लस E इक्वल टू है A प्लस डेल। तो I और E की जगह भी मैं I लिख रहा हूँ, दोनों बराबर है I और E। ये देख लो, A और डेल की जगह लिखा जा रहा है डेल M। I और I ऐड होके 2I हो गए, तो इससे I कितना होगा, 2I हो गए, 2 को अपॉन भेज दो, A प्लस डेल M/2। ये इक्वेशन नंबर 5 दे दो इसको, क्लियर। तो I और मेरे पास R आ गए। अब क्यों निकाले मैंने I और R, क्योंकि अब मैं स्नेल लॉ लगाऊंगा। स्नेल्स लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस पूरे प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला sin I अपॉन sin R। पता ही है भाई आपको, sin I अपॉन sin R। मैंने I भी निकाल दिया है, मैंने R भी निकाल दिया। वैल्यूज पुटअप कर दो, पुटिंग 4 और 5। जैसे 4 और 5 पुटअप करोगे, sin I की जगह कितना आ जाएगा, A प्लस डेल M/2, और इस R sin R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, R की वैल्यू होगी sin A/2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 आया है,
ये जो रिलेशन आया क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। तो आगे लिख लो आप, दिस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला भाई हमें प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है डेल पे, ए पे और ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखें आप। हमारा ये पूरा डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। आपको ट्राइंगल लेना है, सबसे पहले ये नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा इससे। फिर उसके बाद आप पूरा क्वाड्रिलेटरल लोगे, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, इससे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा आपके पास। और लास्ट में फिर ये डेरिवेशन वाला ट्राइंगल लोगे जिसमें ये i माइनस R1 और e माइनस R2 ये है, इसको आप समझ लो। और लास्ट वाला ट्राइंगल लेके आप डेविएशन निकालना है, मेन अपन को डेविएशन ही कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आपको ये दूसरी चीज़ें निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का निकाल दिया, यानी प्रिज्म फार्मूला डेराइव कर दिया। अब अपन इस फार्मूले के एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले मैं एक स्मॉल प्रिज्म के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब देखो, एक मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म a इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल, ठीक है। मैंने पूरा लैंग्वेज में नहीं लिख के सिंबल लिख लिया है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। और ये रिलेशन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फॉर स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। तो अपन इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, इसको डेराइव करते हैं अपन। तो देखो आप, ये जो प्रिज्म था, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी आपको इसमें, ठीक है। ये प्रिज्म था, इस पर ये रे फॉल हो रही थी, ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था आई, और फिर ये रे इधर की तरफ चली गई थी, ठीक है, ऐसे मुड़ गई थी। ये मैं कह देता हूँ दोनों तरफ जो है मीडियम जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, कितना है n1। एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोले 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो 1 ले लेते हैं अपन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। तो दोनों तरफ एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, ठीक है। और ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या नाम दे दिया है, n नाम दे दिया है। अब ये रे ऐसे जाएगी, ये रे यहाँ पे टकराते टाइम एंगल आई, बाहर निकलते टाइम एंगल था R1। फिर ये दूसरा नॉर्मल था, इसके साथ टकराते टाइम रे ने एंगल बनाया था R2, और ये बाहर निकलते टाइम इमरजेंट रे ने एंगल बनाया A, क्लियर। तो जो ये फेस है इसका नाम था ABC। ये फेस AB जो था, एट AB, स्नेल्स लॉ लगाओ भाई, स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो रे इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला दिए n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया, शायद आप भूल गए होंगे। रे इधर से इधर जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। फॉर्मूला स्नेल लॉ का ये था भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n, और ये n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका फॉर्मूला था n2 अपॉन n1, यही था n2 अपॉन n1। यानी n2 अपॉन n1 का मतलब है कि रे इधर से इधर जा रही है, तो ये ऊपर तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ऊपर जो है सेकंड वाले मीडियम का आएगा जिसमें रे एंटर कर रही है, और अपॉन में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहाँ से रे आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, देखो कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। तो मैं ये लिख लेता हूँ, स्नेल लॉ साइन आई कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है भाई R1, साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर। अच्छा, ये रे इधर से इधर जा रही है, यानी एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, एयर से ग्लास में, ग्लास ने रे को मोड़ा है, तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले मीडियम का आता है जिसमें रे जाती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन। स्नेल लॉ जब पढ़ा था तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल से बताया आप लोगों को कि रे यहाँ से यहाँ जा रही है, तो पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ऊपर आएगा n, और ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्लियर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर 1 नहीं होता तो आप n2 अपॉन n1 भी लिख सकते थे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन आई अपॉन साइन आर। अब प्रिज्म बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल स्मॉल है, इसलिए साइन थीटा जो है थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये साइन आई को मैं लिख लेता हूँ आई, और साइन R1 को अपन लिख लेते हैं R1, साइन हट जाएगा तो ये आई बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू n। तो आई की वैल्यू क्या आ गई भाई, n R1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। बिल्कुल इजी था, नहीं समझ में आया, देखो अगला वाला पार्ट है AC वाला पार्ट। एट AC पर मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, लगाओ स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन करा रहा है AC पे, तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा। अब AC पे, ये AC वाले फेस पे रे टकरा रही है, टकराते टाइम एंगल को कहते हैं इंसिडेंस एंगल, तो टकराते टाइम एंगल है R2, तो साइन आई की जगह आएगा R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, अपॉन साइन आर, आर का मतलब रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन मतलब रे जब सेकंड वाले मीडियम में कौन सा एंगल बना रही है,
तो इधर से इधर जा रही है तो सेकंड वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ई। इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहोगे, ये तो जाते टाइम एंगल बना नहीं, जाते टाइम तो रिफ्रैक्शन एंगल होता है, आते टाइम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इक्वल टू आएगा भाई इधर से इधर जा रही है तो सेकंड मीडियम ये है, इधर से रवाना होकर इधर आई, इसने मोड़ा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा। ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इसलिए ये तो ऊपर आ जाएगा। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर आता है। अब मैं 10 बार बोलूँगा तो भी यही होगी, ले 1000 बार बोल लूँ कि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब खुद का दिमाग लगाओ, इधर से इधर जा रही थी ये सेकंड मीडियम है, उधर से इधर जा रही थी ये सेकंड मीडियम था, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे आई कहाँ से थी, ग्लास से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आएगा। स्मॉल प्रिज्म है, ये चीज़ नोट कर लेना भाई आप इसके साइड में, ठीक है। स्मॉल प्रिज्म है तो साइन R2 जो है वो तो बदल जाएगा R2 के अंदर, और साइन E जो है वो किस में बदल जाएगा, E में बदल जाएगा, साइन हट जाएंगे। तो देन ये क्या आएगा बताओ, R2 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, E इक्वल टू 1/n। अब इसको उधर भेज दो आप और इसको इधर भेज दो, तो मैं E की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये इसको इधर भेज दे, ये क्या हो जाएगा nR2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। ये आप नोट कर लेना इसके पीछे, ये इसके पीछे नोट कर लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग कर दो भाई, I प्लस ए और ये nR1 प्लस nR2, I प्लस ई इक्वल टू n कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब आप जो पहले वाला जो डेरिवेशन किया था हमने, आप देखो उसको, इक्वेशन नंबर 2 देखो उसका, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हमारे। तो आपने पीछे देखा हुआ है कि R1 प्लस R2 जो है वो इक्वल टू ए होता है, क्या होता है। और आपने ये भी पढ़ रखा है, आपने ये भी पढ़ रखा है इक्वेशन नंबर 3 में, पिछला लेक्चर देख लेना, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल, पिछला लेक्चर देख लो आप, उसमें इक्वेशन नंबर 3 में ये भी बताया हुआ है। तो I प्लस ई जो है इसकी जगह तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस डेल, एंड R1 प्लस R2 जो है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डेल, इसको उधर भेज दो, एन ए माइनस ए, और क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 1 ए। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया वापस अगेन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और ए प्रिज्म एंगल। बट ये फॉर्मूला स्मॉल प्रिज्म के लिए लगेगा, ठीक है। तो एक बार मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको, फाइनली ये सारा अपन ने पढ़ लिया है डेरिवेशन जो काम के थे। बट उससे पहले मैं आपको एक बार ये जो अभी डेरिवेशन कराया है उसका मैं एक बार दूसरा शॉर्ट फॉर्मेट करवा देता हूँ। दूसरा फॉर्मेट है, उससे भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर ये जो अभी हमने किया ना, अगर आपको लगे आप ये भी कर सकते हो, पर फिर भी सजेशन वही है कि आप फर्स्ट वाले से करें, पर इससे भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो एक अल्टरनेटिव मेथड है, अभी हमने जस्ट ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो अगर स्मॉल प्रिज्म है, हम बात स्मॉल प्रिज्म की कर रहे हैं, अगर प्रिज्म एंगल छोटा होगा तो ये साइन साइन हटा दो आप, ये ए प्लस डेल एम बाई 2 ही रह जाएगा और ये ए बाई 2 रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। छोटा प्रिज्म होता है उसके लिए, तो ये इधर चला जाएगा, एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम, इसको आप इधर भेज दो, तो एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल एम। तो डेल एम कितना आ गया भाई, डेल एम सही लिख लो आप, दोनों में से ए कॉमन ले लो, n माइनस 1 ए, और डेल एम की जगह चाहो तो सीधा डेल भी लिख सकते हो। वैसे डेल का मतलब मिनिमम डेविएशन ही यूज़ करते हैं अपन, पर स्मॉल प्रिज्म के लिए तो एक ही बात है। तो ये देख लो आपने अभी जस्ट जो पहले फार्मूला डेराइव किया था वो आ गया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये इस मेथड से भी कर सकते हो आप चाहो तो, वो पहले वाला मेथड था उससे भी कर सकते हो, कोई एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने ये टॉपिक करवाए हैं, ये जो प्रिज्म फार्मूला और ये जो सारे पढ़े हैं, अभी ये वाला फार्मूला पढ़ा, इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। देखो अगर ज़्यादा प्रिज्म एंगल बड़ा हो जाए, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा एंगल हो, ठीक है ना, जिसको अपन प्रोटेक्टर से आराम से मेजर भी करते हैं, तो ऐसा अगर एंगल हो, प्रिज्म एंगल ज़्यादा हो, ए प्रिज्म एंगल का मतलब है ए की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला ये काम में लेना है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2, तब तो आप इस वाले फॉर्मूले को काम में लेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला भी देखो एन ए डेल के बीच में रिलेशन है, लेकिन अगर एंगल कम होता है, प्रिज्म एंगल स्मॉल होता है,
फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल, तब अभी मैंने बताया साइन हट जाएंगे और हमने दूसरे मेथड से भी डेराइव किया हुआ है, तब है ना प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होगा ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये दोनों देखो कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, पर वो बड़े प्रिज्म के लिए काम आता है, ये छोटे प्रिज्म के लिए काम मतलब छोटे प्रिज्म एंगल के लिए, बड़ा और छोटा प्रिज्म नहीं, एंगल प्रिज्म का कम होता है। छोटे प्रिज्म एंगल का मतलब है प्रिज्म का एंगल इतना कम हो, ये ऐसा प्रिज्म हो जिसका ये 1 डिग्री एंगल ही है, तो बहुत छोटा है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे प्रिज्म एंगल होते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, थ्योरेटिकली जब आपको कोई कॉन्सेप्चुअल बात डिस्कस करनी हो तब इस फॉर्मूले को काम लेना। न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ यही फॉर्मूला काम आएगा, 99% न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला काम है। जब भी आपको डेफिनेशन देंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब आपके ये फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर। अब इन दोनों फॉर्मूलों में एक बात बता देता हूँ, ये एन क्या है भाई, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का है, एन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, पर प्रिज्म के इधर दोनों तरफ जो है एयर है, क्या है, एयर है, तब तो आपने डायरेक्ट एन लिखा, एन यानी इस एन के अपॉन में जो है वो 1 बैठा है, एक्चुअली में 1 बैठा है। क्यों बैठा है 1, क्योंकि दोनों तरफ एयर है। पर अगर एयर नहीं होगी तब आप इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहोगे n2, और ये जो दूसरा जो भी मीडियम होगा, जैसे पानी में आपने डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 आएगा। तो n प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हो जाएगा n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो याद रखें, प्रिज्म को किसी पानी में किसी मीडियम में डाल दिया तो n की जगह डायरेक्ट n मत लिखना, फिर आप n2 अपॉन n1 करना, और जब n2 अपॉन n1 करोगे तो n2 तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपॉन में यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए। यानी कहने का मतलब हमारे फॉर्मूले में जो n होता है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, प्रिज्म का, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है। अगर एयर है तब तो डायरेक्ट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख लेना, लेकिन अगर कोई दूसरे मीडियम में डाल दिया तो अपॉन में उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और ये हम कब से बात कर रहे हैं, पिछले बहुत सारे लेक्चर से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि डेल की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। मिनिमम तो हमने देखा है कि हर एक आई की वैल्यू के लिए डेल कम होता है, फिर उसके बाद अपन आई को और बढ़ाते हैं तो डेल की वैल्यू वापस मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डेल मिनिमम होता है, पर आई की ऐसी कौन सी वैल्यू डेल मैक्सिमम हो जाए, तो आप याद रखना 90 डिग्री पे, अगर रे 90 डिग्री पे टकरा रही है, 90 का मतलब ये होता है ये नॉर्मल है, ये रे टकरा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये जितनी ज़्यादा ये रे नॉर्मल से दूर जाएगी एंगल बढ़ेगा भाई, ये बढ़ेगा। अगर दूर होते होते ये रे एकदम इस सरफेस के पैरेलल ही हो जाए, ग्रेज करते हुए आए, रगड़ खाते हुए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और जब आई 90 हो जाता है तो डेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ग्लास स्लैब के केस में भी हमने देखा था। फिर ये प्रिज्म से रिलेटेड ये हो गए ये कॉन्सेप्ट। और एक 4th नंबर बात मैंने बताई है कि जैसे रिफ्रैक्शन होगा रे का प्रिज्म से, तो रे लास्ट में जो बाहर निकलेगी वो बेस की तरफ मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, बेस की तरफ ही मुड़नी चाहिए। ये रे जो झुकेगी वो बेस की तरफ झुकेगी। ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपको एक बात और कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल में भी है आपके टॉपिक, और जिस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल ये वाला आ गया प्रिज्म से रिलेटेड, तो उसको इस पे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे, इसको रटे नहीं, समझे इसको, ताकि आप एग्जाम में प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है तो उस समय भी आप जवाब दे सकते हो एग्जामिनर को। ठीक है, सेटिस्फाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बच्चों अपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डिस्पर्जन, जो अपनी हेडिंग भी थी डिस्पर्जन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखे पहले डिस्पर्जन की, फिर अपन समझते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituents या components। इट्स 7 है ना, कितने 7 लिखना है यहाँ, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म या प्रिज्म की जगह यूं भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिंग मीडियम is called dispersion। तो बहुत इजी है भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, 10th में भी पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन ऐसे कैसे लिखनी है आपको सिस्टमेटिक। देखो ये प्रिज्म है,
ठीक है। जब प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट गिरेगी, ये प्रिज्म है भाई, ABC एक प्रिज्म है, वाइट लाइट इसके ऊपर आ रही है। कैसी लाइट आ रही है? वाइट। अब आप सबको पता है कि वाइट लाइट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट के कंपोनेंट 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर से मिलकर के वाइट लाइट बनती है। तो जैसे ही वाइट लाइट इस प्रिज्म में से पास होती है, तो ये देखा गया प्रिज्म से पास होकर के वाइट लाइट को जाना तो इधर था ना, ऐसे जाना था इसको। जब प्रिज्म में से जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, पर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये देखा गया कि ये 7 कलर्स में टूट जाती है। ये फर्स्ट कलर, ये 7 कलर से सेकंड कलर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th कलर। 7 कलर पे में स्प्लिट अप हो जाती है। ये मैंने एक स्क्रीन रख दी है, इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप एक स्क्रीन रख दो तो आपको अपने आप ही 7 कलर्स दिखेंगे। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये सब डिस्पर्जन की वजह से ही होता है। तो आपको इस स्क्रीन के अंदर 7 कलर्स दिखेंगे। 7 कलर की जो सीक्वेंस होगी वो विबग्योर वाली होगी। विबग्योर मीन्स ये सबसे ऊपर वाला जो कलर है वो रेड है, फिर ये ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। लास्ट वाला जो कलर है वो कौन सा है? वॉयलेट कलर है। क्लियर? तो आपको एक वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करते होती है 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। इस फिनोमिनन को अपन कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं इसको? डिस्पर्जन। और स्क्रीन के ऊपर ये जो 7 कलर के 7 बैंड्स दिखेंगे, पट्टियाँ दिखेगी, कलरफुल बैंड्स, इसको अपन कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? ये 7 कलर जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, द बैंड्स ऑफ 7 कलर्स obtained on screen is called स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको? स्पेक्ट्रम कहेंगे अपन। ठीक है, ये 7 कलर का जो बैंड है उसको अपन कहेंगे स्पेक्ट्रम। अब ये डिस्पर्जन की हमने डेफिनेशन लिख ली, पर होता क्यों है? डिस्पर्जन का कॉज क्या है? क्या कारण है कि डिस्पर्जन इस वजह से हो रहा है? तो अपन उसके कॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्यों होता है, क्या रीज़न है उसका? ठीक है, तो देखो आप डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में से या किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से पास होती है तो 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है, क्यों वो 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती है, उसको समझ रहे हैं। जैसे आप इसको यूँ इमेजिन करो कि एक रेस हो रही है, उसमें सब जो रेस में पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो सब खड़े हैं एक साथ। ठीक है ना, अब वो जो सब एक साथ खड़े हैं, आपको स्टार्टिंग में जब रेस स्टार्ट होती है तो सब एक सीध में खड़े दिखते हैं और आप ऊपर से देख रहे हो उनको। ठीक है, स्टार्टिंग में सब एक ही सीध में, पर जैसे रेस स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो सब अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई कहीं पे होता है, सबकी लोकेशन डिफरेंट हो जाती है ना, अब एक सीध में नहीं हो। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है सबकी स्पीड डिफरेंट है। क्या वर्ड बोला मैंने? स्पीड सबकी अलग अलग है, और स्पीड सबके अलग अलग होने से वो सब जो स्टार्टिंग में एक साथ थे अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाए और अब सब अलग अलग हो गए। सेम वही बात होती है जब वाइट लाइट, जब मैं वाइट लाइट बोलता हूँ, वाइट लाइट मीन्स 7 कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो 7 कलर एक साथ प्रिज्म में एंटर करते हैं तो सब एयर से एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हैं। वो मीडियम कौन सा? ग्लास। जब भाई लाइट रे आ रही है, वाइट लाइट आ रही है तो प्रिज्म में एंटर कर रही है, प्रिज्म का मतलब ग्लास। तो वो एक दूसरे मीडियम में जब एंटर करते हैं तो उस दूसरे मीडियम में सब कलर की वेवलेंथ अलग होती है। क्या अलग होती है? वेवलेंथ। 7 के 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है, आप लोगों को पता है। तो सबकी वेवलेंथ अलग होती है, तो सबकी मीडियम के अंदर स्पीड भी डिफरेंट होगी, और सबकी स्पीड अलग अलग होने से हमने जब चैप्टर ये रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा था कि स्पीड जब अलग अलग होती है तो वो सब जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है, आपको ये बताया गया, एक क्वेश्चन भी दिया गया था कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट रे जब जाएगी तो वो जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। अब जितना उसकी स्पीड में ज़्यादा चेंज होगा, किसी की स्पीड जितनी कम होगी दूसरे मीडियम में, वो उतनी ज़्यादा उस दूसरे मीडियम में जाके वो मुड़ेगी। ठीक है ना, तो अगर मान लो लाइट की स्पीड अलग अलग है तो सब लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बैंड होगी, डेविएट होगी, सब अलग अलग में। तो ये सेम वही बात है कि जब 7 के 7 कलर पहले एक साथ आ रहे हैं, पहले 7 के 7 कलर एक साथ हैं और उनको सबको ऐसे जाना था, ये सीध थी, पर 7 के 7 कलर जब एक साथ आ रहे हैं, अभी तो 7 है एक साथ, इसलिए आपको वाइट दिख रहा है। कैसा कलर दिख रहा है? वाइट। पर जैसे वो एक दूसरे मीडियम में जाएंगे, ये दूसरा मीडियम, तो दूसरे मीडियम में सबकी स्पीड अलग अलग है, सबकी स्पीड अलग है तो सब जो है अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे। ये मान लो एक कलर है जिसकी स्पीड में थोड़ा कम चेंज हुआ तो ये इधर की तरफ मुड़ गया, एक दूसरा कलर है जिसकी स्पीड में थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि उसकी वेवलेंथ अलग है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुड़ गया, अपनी जो ये इनिशियल डायरेक्शन थी ना उसके साथ और ज़्यादा मुड़ गया।
किसी की स्पीड में और ज़्यादा चेंज हुआ तो वो और मुड़ गया ज़्यादा। तो देखो सब हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो सबकी कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से सबकी स्पीड में चेंज भी अलग अलग होगा। तो सारे के सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। अब सब कलर नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल पर मुड़े हैं, तो सब आपको अलग अलग मुड़ गए, तो अब सब कलर अलग अलग दिखने लग गए। पहले एक साथ थे, एक ही सीध में चल रहे थे, इसलिए पहले आपको वाइट लाइट दिख रही थी, पर अब सब कलर जो है वो अलग अलग हो गए, सबका डेविएशन अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, इसलिए अपन को सब के सब कलर अलग हो गए, अब सेपरेट हो गए और हमें 7 कलर्स दिखने लग गए, और इसी को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो डिस्पर्जन का कॉज जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला पे, एंगल ऑफ डेविएशन अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, डेल इक्वल टू n-1 इंटू ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब अपन को देखो कॉची रिलेशन पता है, एक बार लिखना पड़ेगा, या मेंशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो एज पर कॉची फॉर्मूला, हालांकि ये सब आपको पहले बताया गया है। कॉची फॉर्मूला कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन, ठीक है ना, लैम्बडा पावर 4, ऐसे ऐसे चलता है। इक्वेशन नंबर 2। तो अब सीधी सी बात है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो होगा वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होगा, सब अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट होंगे सारे कलर्स। तो मैं ये एक बार आप लिख लो, बोले ये कॉची फार्मूला, ये लिखो, कॉची फार्मूला लिखो, या मैं फिर लैंग्वेज लिख लेता हूँ सारी। ठीक है ना, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा, ये मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, आप पहले ये नोट कर लेना ये दोनों, और फिर इसके आगे कंटिन्यू नीचे लिखना आपको। ठीक है, तो since white light is the combination of 7 colors, ठीक है, each color has different wavelength, सबकी वेवलेंथ अलग होती है। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ ईच कलर विल आल्सो डिफरेंट इन रिफ्रैक्टिंग मीडियम। सबकी स्पीड अलग होगी, सबकी स्पीड अलग होगी ना, क्यों, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है। ठीक है, therefore each color will deviate at different angle। ठीक है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये तो लिख लिया मैंने, लेकिन अब इस फॉर्मूले को अगेन, इन अदर वर्ड्स, भाई हर कलर की वेवलेंथ अलग है, इसलिए सबकी स्पीड अलग होगी, इसलिए सब अलग अलग एंगल पे मुड़ जाएंगे। अब इसको और अच्छे से अपन समझा रहे हैं ना इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अगेन इन अदर वर्ड्स, जैसे मैं यूँ भी कह सकता हूँ आपको कि अपन 2 कलर ले लेते हैं, जैसे वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, आपको पता है। अच्छा, वॉयलेट की वेवलेंथ कम, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का होगा कम ज़्यादा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। ये हमने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्स होता है। तो वेवलेंथ वॉयलेट की कम, इसलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। तो अब आप इस इक्वेशन को देखो, फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से कहूँ मैं वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी वॉयलेट का ज़्यादा होगा, और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा, है ना। सबसे कम वॉयलेट, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का होता है, और सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड का होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि हर कलर की वेवलेंथ अलग है, इसलिए सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी जो है वो डिफरेंट होगा। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और वॉयलेट का क्यों डेविएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा 7 कलर्स में, ये देखो 7 कलर्स आपको बताया गया है। ये आ रहे थे वाइट लाइट ऐसे आ रही थी, उसको ऐसे जाना था,
जब प्रिज्म में से पास हुई वाइट लाइट तो सबसे ऊपर तो था रेड, और फिर उसके बाद बाकी 7 कलर्स थे, और उसमें सबसे नीचे जो कलर था भाई, सबसे नीचे वो वायलेट था। यानी वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। अभी मैं सेपरेट डायग्राम बना करके बता रहा हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कॉज ऑफ डिस्पर्जन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और देखो इसमें जो सब कुछ जो मेन बात आ रही है वो ये भी आप लिख सकते हो इसको। अगर आप इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो आप। मैं ये थोड़ा सा ये रफ कर लेता हूँ पार्ट। आप इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार ये फॉर्मूला लिखना, तो एज पर कोची फॉर्मूला। हालांकि ये सब आपको पहले बताया गया है। कोची फॉर्मूला कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन, ठीक है ना, लैम्बडा पावर 4, ऐसे ऐसे चलता है। इक्वेशन नंबर 2। तो अब सीधी सी बात है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो होगा वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो हर कलर की वेवलेंथ अलग है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होगा, सब अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट होंगे सारे कलर्स। तो मैं ये एक बार आप लिख लो, भले ये कोची फार्मूला, ये लिखो, कोची फार्मूला लिखो, या मैं फिर लैंग्वेज लिख लेता हूँ सारी, ठीक है ना। जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा, ये मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। आप पहले ये नोट कर लेना ये दोनों, और फिर इसके आगे कंटिन्यू नीचे लिखना आपको, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो ईच कलर या ऑल कलर्स, ऑल 7 कलर्स हैव डिफरेंट wavelength, therefore their refractive indexes या refractive indices will also different। सबकी वेवलेंथ अलग है, इसलिए सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होंगे, और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होंगे, सबके एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होंगे। सो ऑल कलर will have different angle of deviations। This is the dispersion, this is the dispersion या deviation। so all will split up, सब टूट जाएंगे, और इसी को अपन कहते हैं दिस इज द डिस्पर्जन। बस ये इतना सा है। और फिर आप इसके नीचे ये लिख सकते हो वापस कि भाई वॉयलेट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड से, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है रेड से, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा होगा, रेड का कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन भी जो है इसलिए फ्रॉम 1 तो फ्रॉम 1 एंगल ऑफ डेविएशन डेल विल बी ग्रेटर फॉर वॉयलेट एंड लेस फॉर रेड कलर। वॉयलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो एग्जाम में ऐसे भी अगर आ जाए कि वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, रेड का क्यों कम होता है, तो भी यही लैंग्वेज लिखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा डिस्पर्जन का कॉज तो समझ में आ गया है। देखो आप मन से अपनी खुद की ऑन लैंग्वेज से लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हाईलाइटेड होना चाहिए और ये चीज़ हाईलाइटेड होनी चाहिए, बस। एग्जामिनर बाकी कुछ भी चीज़ों से लेना देना नहीं है, ये और ये चीज़ दिखनी चाहिए उसको कि इस फॉर्मूले के बेस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। यानी हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए सब अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट होंगे। तो इसको मैं देखो डायग्राम से बता देता हूँ आपको। जैसे भाई आपको ये पता है, ये प्रिज्म है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, और ये लाइट ऐसे सीधा ऐसे जाना था, इसको पर प्रिज्म से पास होगी तो फिर ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, फिर ऐसे निकल जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो है इमर्जेंट रे, इस इमर्जेंट रे को आप पीछे बढ़ाते हो तो ये पीछे बढ़ाने पे ये यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो भी एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ये वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, पर जैसे ये प्रिज्म में से पास होगी वाइट लाइट, तो वाइट का मतलब है 7 कलर्स, 7 कलर एक साथ इस प्रिज्म के ऊपर टकरा रहे हैं। 7 कलर एक साथ इस प्रिज्म पे टकराएंगे तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग होगा। तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो सबका डेविएशन डेल भी अलग अलग होगा।
तो सबका डेविएशन अलग होगा। तो आप खुद देखो ना, जैसे ये कलर टकराया, फिर इधर से इधर चला गया, तो इसको पीछे बढ़ूंगा तो इसका डेल जो है वो अलग ही आएगा। और कोई कलर यहाँ टकराया, उसका डेविएशन कुछ अलग ही आएगा, उसको पीछे बढ़ूंगा तो उसका डेविएशन अलग आएगा। सबका डेविएशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों है? क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है, कलर्स की। तो इसलिए भाई सब कलर अलग अलग मुड़ गए, और अलग अलग मुड़ने की वजह से अब हमें पूरे साथ के साथ कलर दिखाई दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्योंकि पहले सब एक साथ चल रहे थे, एक ही मीडियम में चल रहे थे। वो तो एक से दूसरे मीडियम में जैसे एंटर हुए, और सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी स्पीड अलग है, इसलिए सब अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ गए, और अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ के हमें फिर अब हर कलर अपने आप में सेपरेट दिखाई दे रहा है। इसी फिनोमिनन को अपन कहते हैं डिस्पर्जन। रेनबो का फॉर्मेशन भी ऐसा ही होता है, उसको अपन आगे देखेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया है। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक और आपको एक बता देता हूँ, एक और चीज़ है डिस्पर्सिव मीडियम। देखो डिस्पर्सिव मीडियम में अभी हमने जैसे डिस्पर्जन तो पढ़ा ही है, तो उसका कॉज क्या था? हर कलर की अलग अलग स्पीड होती है। तो इसमें क्या होता है, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब होता है all colors have different speed in medium. That means speed change with wavelength. Is called dispersive medium. ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम में हर कलर के लिए अलग अलग स्पीड होती है, और कलर वर्ड काम में लेते हैं इसका मतलब है कि वेवलेंथ की बात हो रही है। कलर अलग तब होता है जब वेवलेंथ अलग होती है। तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अलग अलग स्पीड हो जाएगी उस मीडियम में। तो उस मीडियम में फिर डिस्पर्जन भी अच्छा होगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग है तो स्पीड भी अलग होगी, और स्पीड अलग होगी तो सब कलर अलग अलग डायरेक्शन में मिलेंगे। तो ऐसा जो मीडियम होता है वो गुड होता है, गुड फॉर डिस्पर्जन। इनमें डिस्पर्जन जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। यानी वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में इजीली टूट जाती है और हमें दिखाई भी देते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लास और क्वार्ट्ज है, ठीक है। एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जो है ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड, सेम स्पीड, ठीक है। इस कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, लिख लेना आप इसको। ये इनमें क्या होता है कि सब कलर की मतलब सबकी वेवलेंथ तो अलग है पर सबकी स्पीड सेम है। तो स्पीड सेम है तो फिर कलर अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ेंगे ही नहीं, सब एक साथ रहेंगे। इन वाइट लाइट है और वो वाइट ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्पर्जन होता ही नहीं है, नॉट गुड फॉर डिस्पर्जन। इसका एग्जाम्पल एक ही है भाई, वैक्यूम। वैक्यूम में कोई डिस्पर्जन नहीं होता है। हम देखते हैं हवा में अगर लाइट चल रही है तो हवा में तो फिर सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, सेम ही होता है। इसलिए हवा में सब कलर जो है एक ही डायरेक्शन में सीध में चलते हैं, कोई डिस्पर्जन नहीं होता है। हाँ, लेकिन एयर से वाटर में एंटर कर गए या किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर गए तो फिर डिस्पर्जन होगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आपको। अब अपन दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है, डेफिनेशन लिख लो आप। इट इज डिफाइंड एज the difference between angle of deviations angles of deviation suffered by two extreme कलर्स, ठीक है। दो एक्सट्रीम कलर्स के जो एंगल ऑफ डेविएशन है उनका डिफरेंस, उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एक्सट्रीम कलर कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से? ये कोई जरूरी एक्सट्रीम कलर, एनी 2 कलर्स बाय 2 कलर्स, कोई भी 2 कलर्स ले सकते हो आप।
कोई भी दो कलर्स ले सकते हो। जिन दो कलर का आपको एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाए आप कोई भी दो ले सकते हो, पर जनरली अपन क्या करते हैं, दो एक्सट्रीम कलर लेते हैं। कौन से दो एक्सट्रीम कलर्स है? ये प्रिज्म है, ये लाइट फॉल हो रही है, ये लाइट इसको ऐसे जाना था भाई, ये डायरेक्शन थी, लेकिन आपको पता है ये यहाँ से निकलेगी फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये रेड कलर है, रेड को आप पीछे बढ़ाओगे तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट, इनके बीच का एंगल जो है रेड का डेविएशन होगा। और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है आपको बताया गया, सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो वॉयलेट मुड़ता है। वॉयलेट का अभी हमने डिस्कस किया है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है डेविएशन। तो इसको पीछे बढ़ाओगे आप, तो इसको पीछे बढ़ाओगे, चलो ये भी यहाँ मिल रहा है, पर ये वॉयलेट इधर है और इंसिडेंट इधर है, तो ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है वॉयलेट का डेविएशन। तो दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को मैं थीटा से डिनोट कर लेता हूँ, और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन ऑफ रेड एंड वॉयलेट एंड रेड। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ वॉयलेट एंड रेड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखें इसको। अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला डेल का n-1 इंटू ए, स्मॉल प्रिज्म के लिए है। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे वॉयलेट का लगाना है तो यहाँ वॉयलेट आ जाएगा, और मुझे ये फॉर्मूला रेड का लगाना है तो रेड -1 ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो फ्रॉम 1 थीटा, ये डेल वी की जगह मैं रख लेता हूँ NV-1 ए, और रेड की जगह NR-1 इंटू ए कॉमन ले लो भी, NV-1 माइनस NR प्लस 1 से 1 कट गया, तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई, थीटा का क्या फॉर्मूला आ गया, NV माइनस NR इंटू ए, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये सॉरी एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये यूनिट लेस है और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, यूनिट लेस तो क्या कहूँ, एंगल का यूनिट जो है वो इसी का यूनिट है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, डिस्पर्सिव पावर। सेकेंड नंबर है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हमें ये बताती है कि कोई प्रिज्म या कोई भी मीडियम है वो कितना ज़्यादा रे को एक्सटेंड कर रहा है, फैला रहा है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्पर्जन कर रहा है। और डिस्पर्जन तभी ज़्यादा होगा जब वॉयलेट और रेड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ये रेड है और ये वॉयलेट है, ये वही वाला डायग्राम है जो अभी जस्ट था। जितना ज़्यादा ये फैलेंगे, स्क्रीन पर टकराएंगे, रेड टकराएगा, वॉयलेट टकराएगा, जितना ज़्यादा इनका बीच का ये जो डिफरेंस होगा जितना ज़्यादा, तो उतना ही बेटर प्रिज्म होगा या वो डिस्पर्सिव मीडियम उतना ही अच्छा होगा। तो डिस्पर्जन ज़्यादा तो तब हो सकता है जब ये डेविएशन बहुत ज़्यादा हो, पर डेविएशन बहुत ज़्यादा लेते हैं अपन, कंपेयर करते हैं, एक बीच में इनके बीचों बीच एक कलर होता है, ये लाइट रे जा रही है और मुड़ रही है, एक बीचों बीच इनके कलर होता है। हालांकि आप विब ग्योर के सीक्वेंस देखोगे तो आपको लगेगा भाई बीच में तो ग्रीन आ रहा है ना, इधर भी 3 कलर है और इधर भी 3 कलर है, बट इनके बीचों बीच जो कलर होता है वो होता है येलो। यानी येलो का जो डेविएशन होता है, येलो कलर का जो डेविएशन होता है, येलो कलर है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो है डेल वाई, वो ग्रीन और वॉयलेट के डेविएशन का मीन होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए अपन इस येलो को लेंगे, मीन डेविएशन को लेंगे। येलो के डेविएशन को मैं मीन डेविएशन कहूँगा, पर अभी मैं डेल वाई लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, तो एक बार डिस्पर्सिव पावर की आप डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ डिफाइंड एज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन for two extreme colors एक्सट्रीम कलर्स, यानी थीटा की बात हो रही है, एंगुलर डेविएशन है ना, टू दी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो होता है वो येलो कलर का होता है, मीन डेविएशन। ठीक है, फॉर द गिवन मटेरियल। जो डिस्पर्सिव पावर होती है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ऊपर तो होता है एंगुलर डिस्पर्जन, और नीचे होता है मीन डेविएशन। एंगुलर डेविएशन थीटा और मीन डेविएशन डेल वाई। और थीटा जो होता है अभी हमने पढ़ा है वॉयलेट माइनस रेड अपॉन डेल वाई, ये भाई फॉर्मूला है, इसको याद रखें आप।
और डेल का फॉर्मूला, डेल का हमने पढ़ा हुआ है n-1 इंटू ए, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखना। डेल v की जगह तो अपन रखेंगे nv-1 इंटू ए, डेल r की जगह रखोगे आप nr-1 इंटू ए, और येलो की जगह आप रखोगे ny-1 इंटू ए। ठीक है, आप इसको a को कॉमन ले लो, फिर देखो क्या बनता है। इसको मैं डायग्राम को रफ कर लेता हूँ। a को कॉमन ले लिया मैंने, nv-1 माइनस nr प्लस 1, और अपॉन में पड़ा है ny-1 इंटू ए। ए से ए कट गया, 1 से 1 कट गया है, और इसका फॉर्मूला आ गया nv-nr अपॉन ny-1। ठीक है, ये भी प्रिज्म एंगल पे डिपेंड, प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करते, प्रिज्म के नेचर पे डिपेंड करते हैं ये दोनों, ओमेगा और थीटा। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ठीक है, ओमेगा के बारे में अपन कहेंगे यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। डिस्पर्सिव पावर यूनिटलेस होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कोई मीडियम जितना अच्छा डिस्पर्सिव होगा उसकी डिस्पर्सिव पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, कई मीडियम ऐसे होते हैं जो डिस्पर्सन करते ही नहीं है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होते हैं, तो उनकी डिस्पर्सिव पावर 0 हो जाती है। अब दूसरी बात है कि देखो NV हमेशा NR से बड़ा होता है, NV NR से बड़ा होता है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज़्यादा होता है, इसलिए डिस्पर्सिव पावर ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव, कलर टूटेंगे। ठीक है, कलर हमेशा टूटेंगे ही टूटेंगे, डिस्पर्सन होगा ही होगा अगर एक मीडियम से लाइट पास होती है। अब इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, एक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, कि अगर एक प्रिज्म रखा हुआ आपने, तो वाइट लाइट इससे जब पास होगी तो वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा उल्टा प्रिज्म रख दिया आपने, तो यही कि ये 7 कलर्स जब एक दूसरे प्रिज्म में से पास होंगे तो वाइट, आपको वापस वाइट लाइट मिल जाएगी। ये न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है, यानी एक डिस्पर्सिव मीडियम है और वापस वही डिस्पर्सिव मीडियम उल्टा रख दिया आपने। ठीक है, तो भाई पहला डिस्पर्सिव मीडियम है, वाइट लाइट पास हुई, 7 कलर्स में टूट गई, और वापस आपने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, तो आप देखोगे कि डिस्पर्सिव मतलब जो वापस है वाइट लाइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा वाइट लाइट का। और वैसे भी ये प्रिज्म जो है, एक ऐसे प्रिज्म रखा, एक ऐसे प्रिज्म रखा, ये दोनों मिलकर के ग्लास स्लैब बन गए। ग्लास स्लैब जो है वो कभी भी डिस्पर्जन नहीं करती है, उसकी डिस्पर्सिव पावर 0 होती है, डिस्पर्जन नहीं करती है। ग्लास स्लैब से डिस्पर्जन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो सारे कलर्स निकलते हैं वापस वो उसी जिस एंगल से निकले थे वापस उसी एंगल से वापस बाहर निकलते हैं। इसको अपन एक बार मतलब यूँ समझ लो, इसकी डिस्पर्सिव पावर और इसकी डिस्पर्सिव पावर एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो वो कैंसिल आउट कर लेती है। ठीक है, और उसका तो अपन लास्ट के अंदर एक कंडीशन भी फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर एक क्राउन ग्लास होगा और एक फ्लिंट ग्लास होगा। ठीक है, इसका प्रिज्म एंगल ए होगा, उसका प्रिज्म एंगल ए डैश होगा, और दोनों के लिए अपन एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एंगल बाद की बात है उसको। कुल मिला के ये ध्यान रखना, एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म उल्टा रख लेते हैं तो नेट डेविएशन सफर्ड जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, नेट इनका इसका एंगुलर डिस्पर्जन और इसका एंगुलर डिस्पर्जन मिला करके नेट डिस्पर्जन जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक प्रिज्म है ऐसे ग्लास का, होलो प्रिज्म है, यहाँ पे एयर है और बाहर भी एयर है, तो इससे भाई वाइट लाइट पास हो रही है तो क्या डिस्पर्जन होगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, डिस्पर्जन नहीं होगा। ये सेम वही प्रिज्म वाली बात हो गई। और यूँ भी समझ लो कि ये एयर है, मतलब ये प्रिज्म है, इसके सराउंडिंग अंदर और दोनों तरफ एक जैसा मीडियम है, तो एक्चुअली डिस्पर्जन नहीं होता है। तो इसमें डिस्पर्जन होगा क्या, होलो प्रिज्म से कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब अपन नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन इस फॉर्मूलों पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो अपन ने प्रिज्म फार्मूला पढ़ा है उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं अपन को, रेनबो और ये भी पढ़ना अपन को, और फिर उसके बाद अपना डिस्पर्जन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।